हेलो गाइस, स्वागत है आपका वॉच क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश खत्म कर दिया था और हम पढ़ेंगे अब पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति कहाँ हुई थी इसकी? उत्पत्ति इसकी प्लेस्टोसीन काल में, जो कि नूतन महाकल्प में था। प्लेस्टोसीन काल का पार्ट जो नूतन महाकल्प था, नूतन महाकल्प, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन काल के प्रारंभ में, प्लेस्टोसीन काल के हम बोलेंगे इसके प्रारंभ में गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मृदा, तो गंगा और यमुना अपने साथ मिट्टी लाई थी, उनके द्वारा इसका हुआ था। क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी। गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसका विस्तार देखेंगे। हम इसके विस्तार की बात करेंगे तो पहले तो बताएंगे इसमें सर्वाधिक जन घनत्व है, ठीक है। कैसे है सर्वाधिक इसमें जन घनत्व? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 23.6%। इतना इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है, वो 40%। 23.6% में जनसंख्या निवास कर रही है 40% की। तो इसलिए सर्वाधिक इसमें क्या बनता है? जन घनत्व बनता है। मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा बनती है इसमें, ठीक है, और डेंसिटी सबसे ज़्यादा बनती है। तो ये बात है कि सर्वाधिक जन घनत्व। विशेषता की अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का विस्तार है यहाँ पर, ठीक है। जलोढ़ मृदा के पाए जाने से क्या होता है? यहाँ पे ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश होता है। सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश मतलब यहाँ पे फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, कृषि सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है ये। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश होता है। उसकी वजह से क्या, अगर यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी बन जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी ये बन जाता है और सर्वाधिक जन घनत्व भी यहीं पर है। जनसंख्या ज़्यादा होने से इसका सर्वाधिक क्या हो जाता है? जन घनत्व होता है। सर्वाधिक जन घनत्व हो जाता है इसका। तो अब जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। हम जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में क्या था कि इसके अलग और भी नामों से बोला जाता है, इसको और भी नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि दोमट मृदा, कांप मृदा और एन्फीसॉल। ये नाम है, इनसे जाना जाता है। और इसके जो प्रकार हैं, जलोढ़ मृदा के प्रकारों की बात करूं मैं, जलोढ़ मृदा के प्रकारों की बात करूं तो जलोढ़ मृदा के प्रकारों की बात करते हैं। तो जैसे कि एक रिवर अगर फ्लो होती है, पहले इस तरह का एक भाग बनता है, यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ से नदी निकल रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंकड़ नुमा जो भाग होता है, ठीक है, कंकड़ वाला जो इसमें भाग होता है,
कंकड़ पत्थर वाली मृदा, कंकड़ पत्थर वाली मृदा, तो उसको क्या बोला जाता है? कंकड़ पत्थर वाली मृदा को भाबर बोला जाता है, भाबर। और यहाँ पे देखेंगे कंकड़ मृदा वाली बात हो गई अभी है, तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले लूँ। और इसमें अगर जब जो तलहटी वाला क्षेत्र होता है, थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र होता है, इसमें दलदली मृदा होती है, दलदली मृदा होती है, इसको तराई बोलते हैं, तराई बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे जाके दो तरह की और मिट्टियाँ, एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात होती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात होती है यहाँ पर। तो प्राचीन और नवीन, प्राचीन मतलब पुरानी, नवीन मतलब नई। तो इसके जो नाम होते हैं, प्राचीन और नवीन के नाम होते हैं, वो होते हैं बांगर और खादर। क्या होते हैं इसके नाम? बांगर, प्राचीन का नाम बांगर, नई का नाम खादर, ठीक है। बांगर और खादर नाम होते हैं। तो जो ये बांगर वाली मृदा होती है, बांगर वाली मृदा होती है, ये कौन से बेसिन में पाई जाती है? कौन से बेसिन में हम इसे पाते हैं? लूनी बेसिन में पाई जाती है, लूनी बेसिन। और ये खादर जो होती है वो पाई जाती है चंबल बेसिन में, ठीक है। खादर पाई जाती है चंबल बेसिन में। तो ये बात हो गई, भाबर हो गया पत्थरों वाला, तराई हो गया दलदली, और फिर ये बागर खादर दो तरह की प्राचीन और नवीन जलोढ़ मृदा हो गई है। तो अब इसमें वर्गीकरण देखेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण देखते हैं। तो इसको मुख्यतः कितने पार्टों में? 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन कौन सा पार्ट? एक तो इसका जो पार्ट है वो है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, बनास, और एक दूसरा पार्ट है बनास बाणगंगा, गंगा बेसिन। और इसका जो तीसरा पार्ट है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो है माही बेसिन। तो यहाँ पे माही और चंबल दोनों बेसिन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लूनी बेसिन नहीं मिलता, ठीक है। लूनी बेसिन यहाँ पर नहीं मिलता। चंबल बेसिन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बीहड़ होता है, बीहड़ सबसे ज़्यादा बीहड़ होता है। बीहड़ों पे अभी हम बात करेंगे कुछ देर में। बनास बाणगंगा बेसिन में, बनास बाणगंगा बेसिन में क्या होता है? पीट माट का मैदान, पीट माट का मैदान, एक तो पीट माट का मैदान हो गया, और दूसरा हो गया खैराट प्रदेश, खैराट प्रदेश, और एक हो गया रोही का मैदान, रोही का मैदान, रोही का मैदान हो गया। और माही बेसिन में बात करें, एक तो सबसे पॉपुलर छप्पन का मैदान बात करें, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। देखो छप्पन की पहाड़ियों के बारे में बात करी थी मैंने, वो अलग था, ठीक है, वो अलग था। वो कहाँ था? बाड़मेर की साइड था, ठीक है, बाड़मेर के साइड था, छप्पन का मैदान था। तो और कौन सा मैदान है यहाँ पर? एक इसमें है कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, और बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश की बात कर रहे हैं, बांगड़ प्रदेश। तो ये चीज़ें हैं, 3 पार्ट है, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब चंबल प्रदेश की बात कर रहे हैं, चंबल प्रदेश, ठीक है। उसमें जो बीहड़ होता है, एक तरह से चंबल बेसिन, तो उसमें जो बीहड़ की बात करें, बीहड़ क्या होता है ये समझेंगे थोड़ा कि बीहड़ क्या होता है। चंबल नदी फ्लो कर रही है, चंबल नदी अपने मार्ग से फ्लो कर रही है, ठीक है, चंबल नदी फ्लो कर रही है। जब चंबल नदी में पानी बढ़ जाता है तो आसपास की जगहों में भी पानी पहुंच जाता है, आसपास की जगहों में भी पानी पहुंच जाता है। फिर नालियां बन के, फिर कुछ नालियां बन जाती है, नालियों से पानी इसमें नदी में आने की क्या करता है? कोशिश करता है। नालियों से पानी नदी में आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इन नालियों के बनने से को जो बोलते हैं, नालियों को बनने को बोलते हैं वो अवनालिका अपर्दन बोलते हैं।
अवनालिका अपर्दन कहा जाता है इनको। नाली, इसमें नाली आ रहा है, अवनालिका अपर्दन में नालियां बनती हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। तो बोलेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन जो होता है वो करती है चंबल नदी करती है। अब इन वालों में, इनमें क्या होता है, इनमें पेड़ पौधे उग जाते हैं, वृक्ष हो जाते हैं, जंगल टाइप हो जाता है, जंगल, ठीक है, बात करूँ जंगल हो जाता है, ठीक है। तो जंगल वाले इस क्षेत्र को जो ये बन जाता है, नालियाँ बन जाती है, जंगल बन जाता है, उसको कहा जाता है बीहड़। बीहड़, इसमें डाकू भी निवास करते हैं, ठीक है, इसको बीहड़ कहा जाता है, इसको बीहड़ कहा जाता है। तो एक तरह से नालियों वाला जो क्षेत्र है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, नालियों वाला क्षेत्र, ठीक है, उसको इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये वाली जो वो बनती है, ये वाली जो शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं इस आकृति को, उत्खात स्थलाकृति बन जाती है। और इसमें जो होता है वो ऊपर वाले पार्ट को डांग बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को खादर बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को डांग बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को खादर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति या कंजरायुक्त प्रदेश। कंजरायुक्त प्रदेश क्या युक्त है? कंदरायुक्त प्रदेश बोलते हैं, कंदरायुक्त प्रदेश बोला जाता है, ठीक है, कंदरायुक्त प्रदेश या उत्खात स्थलाकृति के बारे में कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन इस नदी में देखने को मिलता है। तो चंबल नदी, अगर बीहड़ की हम बात करें, अगर बीहड़ की बोले तो चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन, ठीक है, चंबल नदी में जो अवनालिका अपर्दन होता है उससे निर्मित कंदरायुक्त को गोले पे मार्क करेंगे हम, कंदरायुक्त प्रदेश, उसको बीहड़ कहा जाता है, और भी विशेषताएं बात करेंगे। अब बीहड़ के विस्तार के बारे में देखते हैं। जो बीहड़ का विस्तार है राजस्थान में, बीहड़ का विस्तार वो है 2800 किलोमीटर स्क्वायर का। यह है राजस्थान में, इसका इतना विस्तार है, 2800 किलोमीटर स्क्वायर का विस्तार है इसका, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कौन से उसमें पाया जाता है? धौलपुर जगह में, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। इसको मुख्य रूप से डांग प्रदेश बोला जाता है फिर, ठीक है, डांग प्रदेश बोलिए या कौन सा प्रदेश बोलिए? डांग प्रदेश बोलिए या दरियो प्रदेश बोलिए, क्योंकि यहाँ पे डाकू निवास करते हैं। दरियो मतलब डाकू निवास करते हैं, दरियो प्रदेश बोलते हैं। धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ पाया जाता है, धौलपुर में। करौली में क्या है? करौली को क्या बोला जाता है? बीहड़ की रानी, करौली को बोला जाता है बीहड़ की रानी बोला जाता है, उसको करौली को बोला जाता है बीहड़ की रानी। अब डांग प्रदेश बोल रहे हैं हम इसको, डांग प्रदेश, ये कहाँ मिल रहा है? चंबल बेसिन में मिल रहा है ये, ठीक है, चंबल बेसिन में मिल रहा है डांग प्रदेश, ठीक है। तो अब चंबल बेसिन में ये मिल रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या
डाकू वाकू के लिए भी, जैसे मतलब डाकू टाइप लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों के लिए सामाजिक सुधार के लिए, तो समाज की मुख्य धारा का सुधार हो जाए उसके लिए तो कई चीज़ें चलाई गई, 2 कार्यक्रम चलाए गए। तो इस जगह पर आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए 2 कार्यक्रम चलाए गए, 2 कार्यक्रम चलाए गए। तो 2 कार्यक्रम जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है कंदरा क्षेत्र, कंदरा क्षेत्र, पहला जो है वो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, विकास कार्यक्रम 1985 में चलाया था। कितने जिलों के लिए चलाया था ये? 8 जिलों के लिए, 8 जिले, ये चंबल के 8 जिले हैं उनके लिए ये चलाया था, ठीक है, चंबल बेसिन के। और दूसरा चलाया था डांग कार्यक्रम, ये तो 1985 का हो गया। और चलाया था एक डांग कार्यक्रम, ये तो था, ये 2004 में चलाया गया था। तो अब बनास नदी, बनास बाणगंगा क्षेत्र की बात करते हैं। बनास बाणगंगा क्षेत्र, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी, इसका जो उद्गम है, बनास नदी का उद्गम ये होता है खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। और फिर बनास नदी ऐसे इसका रूट है, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या आते हैं। तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद में जो है, ठीक है, राजसमंद से। राजसमंद के बाद ये कहाँ आती है? ये आती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, फिर आती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद, भीलवाड़ा के बाद ही जाती है अजमेर, अजमेर, फिर टोंक, टोंक, उसके बाद आ गया सवाई माधोपुर। उसके बाद सवाई माधोपुर में ये जाके मिल जाती है चंबल नदी से, मल नदी से मिल जाती है बनास नदी, ठीक है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में ये जाके मिल जाती है, रामेश्वरम में, रामेश्वरम बोलते हैं, ठीक है, ये मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी से मिल जाती है। तो बनास नदी चली राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और वहाँ पे मिल गई चंबल नदी, रामेश्वरम से मिल गई। अब देखो यहाँ पर ये एक राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच में एक मैदान है, ठीक है, राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच में एक मैदान है। राजसमंद में कौन सी जगह? देवगढ़, देवगढ़, ठीक है, राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच में मैदान है। इसका नाम क्या है मैदान का? पीड़ माठ का मैदान, पीड़ माठ का मैदान इसका नाम है। तो ये यहाँ पे राजसमंद भीलवाड़ा के बीच में बनास नदी बेसिन के उसमें बसा हुआ ये वो है, ठीक है, मैदान है। अब बात कर रहे हैं उसकी, खेराड़ प्रदेश की बात कर रहे हैं, खेराड़ प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब खेराड़ प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खेराड़ प्रदेश की बात करते हैं, खेराड़ प्रदेश की बात करते हैं। तो वो कहाँ के बीच में लाया करता है? वो कहाँ के बीच में लाया करता है? तो भीलवाड़ा से लेकर टोंक के बीच में लाया करता है। भीलवाड़ा में जहाजपुर, ठीक है, जहाजपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये टोंक। इसके बीच में ये जो पहाड़ लाया करता है बनास नदी द्वारा जो निर्मित है, ठीक है, बनास नदी द्वारा निर्मित, ठीक है, बनास नदी द्वारा जो निर्मित हो गया ये इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, खैराट प्रदेश बोलते हैं, खैराट प्रदेश। और इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, खैराड़ी भाषा बोली जाती है इसमें। अगर मैं इसको बताऊं यहाँ पे, खैराड़ी भाषा बोली जाती है इसमें। और ये खैराड़ी भाषा कहाँ से कहाँ बोली जाती है, कहाँ से कहाँ बोली जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा से बूंदी के बीच में ये बोली जाती है, बूंदी के बीच में खैराड़ी भाषा बोली जाती है। और एक और चीज़ है, ये तीन भाषाएं जो है, ढूंढारी, जयपुर की तरफ जो ढूंढारी बोली जाती है, ठीक है, और मेवाड़ी और ये हाड़ौती, इनकी मिक्स होके भाषा है, तीन भाषाओं से मिक्स होके निर्मित बनती है खैराड़ी भाषा, ठीक है।